कमीशन की तरफ से कहा गया है टीएमसी 89 सीटों पर आगे है और एक सीट जीती है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया। वहीं भगवा गोला से टीएमसी के रियायत हुसैन सरकार जीते हैं। मोटेश्वर की बात कर ली जाए तो यहां इस सीट से बीजेपी के सैंकत पंजा चुनाव जीते हैं और भातड़ सीट से बीजेपी के कारफास सोमैन जीते हैं। वहीं आसनसोल दक्षिण से अग्निमित्र पॉल जीती हैं। वहीं बात की जाए तो क्लॉम्पिंग बोर्ड सीट से बीजेपी के भरत कुमार छेत्री जीते हैं। तो ये देखिए चुनावी रुझान धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, लेकिन बंगाल में बहुत बड़ा ये बदलाव हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को देखिए कहा जा रहा है कि यहां पर ऐतिहासिक जीत मिल सकती है। तो हर तरफ अब ये जीत का जश्न है और पश्चिम बंगाल की ये तस्वीरें हैं जहां पर देखिए ढोल नगाड़ों के साथ जीत का ये जश्न मनाया जा रहा है। और बात करें तो यहां पर देखिए पहली बार होगी अगर भारतीय जनता पार्टी यहां पर पूर्ण तरीके से जीत जाती है तो इतिहास में ये पहली बार होगा जब भारतीय जनता पार्टी यहां पर अपनी सरकार बनाएगी। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे, देखिए कार्यालय के बाहर यहां पर जीत का जश्न मनाया जा रहा है। और झालमुड़ी को लेकर जिस तरीके से सोशल मीडिया से लेकर कई जगहों पर वो तस्वीरें वायरल हुई, इसको लेकर चर्चाओं में रही झालमुड़ी। और यहाँ पर देखिए झालमुड़ी को लेकर भी जश्न मनाया जा रहा है। तो बंगाल की बात करें तो यहाँ पर देखिए एक बार फिर से कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया है, जमीनी स्तर पर तमाम दिग्गज यहां पर उतरे हुए थे, उसका असर दिखाई दे रहा है। और ये तस्वीरें तमिलनाडु की है जहां पर हम आपको बता दें कि इस बार तख्तापलट होता दिखाई दे रहा है और विजय की पार्टी मौजूदगी में इनकी राजनीतिक समीकरण देखिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा असरदार नजर आई है और यहाँ पर भी जश्न का माहौल देखा जा सकता है। हाँ। और हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर चर्चा करने के लिए। सौरभ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ और संजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, टीएमसी नेता हैं और भी कई हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी का रुख करूंगी, क्या लगता है कौन सा फैक्टर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर काम आया, क्योंकि हमेशा आपको एक आउटसाइडर के रूप में देखा जाता था। बंगाल की अगर हम बात करें तो कौन से फैक्टर बहुत ही ज़्यादा काम आए हैं यहाँ पर? देखिए वहाँ की जनता को जो ममता दीदी ने बेवकूफ समझा है वो जनता ने बता दिया है कि बेवकूफ कौन है। वहाँ पे बंगाल से जो है आया था नारा जय हिंद का, बंगाल से आया था हमारा जो राष्ट्रीय गीत है राष्ट्रीय गान बंगाल से आया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भूमि, देशबंधु चंदन दास की भूमि है, जतिन दास की भूमि है, क्रांतिकारियों की भूमि है, संगीतज्ञों की भूमि है। हर फील्ड में बंगाल सबसे आगे रहा है। सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज स्टेट भारत की पश्चिम बंगाल था। वहां से जिस तरह पलायन हुआ इंडस्ट्री का, डनलप की इंडस्ट्री वहां से हटी, टाटा वहां से हटे, ब्रिटानिया वहां से हटी, जेसॉप वहां से हटी, 6,600 इंडस्ट्रीज वहां से साफ कर दी गई हैं। 24,000 लाख लोग जो है उत्तर भारत में और दक्षिण भारत और पश्चिमी भारत में नौकरियों के लिए भटक रहे हैं जो बंगाल के हैं। उस राज्य ने यह बता दिया है कि जिन्होंने उनको बेवकूफ समझने की हिमाकत करी है उनको उनका जवाब दे दिया जाए। पिछले करीब 45-50 साल में 70,000 लोगों की हत्या करी गई है वहां पे। जहां जिस जगह का ढाका का मलमल प्रसिद्ध था, जिस जगह से हमारे देश की क्रांति की भूमि रही है, उस देश में दुर्गा पूजा की ये परमिशन नहीं दी जा रही है। इसका जवाब वहां की जनता ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से एक ही नारा रहा है, डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। किस तरह से जो सेकुलर वोट को लाने के लिए 235 किलोमीटर की जगह जहां पे फेंसिंग के लिए दी जानी थी वो इन्होंने नहीं दी, उसके लिए केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। किस तरह 60 किलोमीटर के इलाके में बीएसएफ को कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन की परमिशन मांगी थी वो नहीं दी गई। किस तरह बंगाल में संदेश खाली में जो हुआ, जो मुर्शिदाबाद में हुआ, जो आरजी खार यूनिवर्सिटी में हुआ है, जो मेडिकल कॉलेज में हुआ है, उसको क्या जनता ने देखा नहीं है? उसका जवाब यह जनता ने दिया है। आज कम से कम यह है कि दुर्गा पूजा जो वहां की हमारे पूरे भारत की देवी हैं, उनको की पूजा करने के लिए वहां परमिशन आज के बाद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
किस तरह वहां पे जुडिशियल ऑफिसर्स को बचाने के लिए चीफ जस्टिस जो कलकत्ता हाई कोर्ट के, उनके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से भीख मांगनी पड़ी कि हमारे अफसरों को, जो जुडिशियल ऑफिसर्स को बचा लीजिए, उनकी जान नहीं बचेगी। ये हालत हो गई थी पश्चिम बंगाल की। अब वो नए भारत में अपना जो उसकी उचित जगह थी, वो उस जगह को हासिल करेगा। ठीक है सुमित जी, अभी आप सुन रहे थे और तमाम देखिए आरोप भी लगाया जा रहा है महिला सुरक्षा को लेकर, तमाम ऐसे भ्रष्टाचार को लेकर भी ये। जी संजय जी, मेरा आपसे यही सवाल है, अभी आपने सुना है तो क्या कहना चाहेंगे टीएमसी को? कहाँ टीएमसी की अगर हम बात कर रहे हैं, कहाँ बड़ी चूक रह गई? प्रचार प्रसार जमकर हुआ और कांटे की टक्कर दिखाई दे रही थी, लेकिन जो रिजल्ट सामने आए हैं, क्या इसकी उम्मीद थी आपको? मैडम कितने रिजल्ट आए हैं जी? रिजल्ट कितना आया है जी? मेरी आवाज गूंज रही है। रिजल्ट कितना आया है? सर आपके 5 सीटों का भी रिजल्ट आया है और अगर हम बात करें तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो जी, तो आपको क्या इसकी उम्मीद थी? नहीं, मैं ये केवल एक क्वेश्चन सुन लीजिए जी, सुन लीजिए। मैंने यही जानना चाहता था कि अभी सिर्फ 5 सीटों का रिजल्ट आया है और 8 विधानसभा चुनाव में 8 घंटे काउंटिंग हो गई है और सिर्फ 5 सीटों का चुनाव। इसका मतलब क्या है? 8 सीटों का चुनाव, 5 सीटों का तो 11 बजे आ जाना चाहिए था और ये शाम के 4 बज चुके हैं, अभी तक केवल 5 सीटों का एक रिजल्ट आया है। अच्छी बात है मतलब सर, क्या है? काउंटिंग हो रही है, नहीं हो रही है? अब बिल्कुल हो रही है। खेला हो रहा है कुछ? क्या कह रहे? वही तो कह रहा हूँ, मैं तो वही देख रहा हूँ पिछले 2 घंटे से 193, 92, 193, 192, 193 यही पे अटकी हुई रुझान है। आ रहे हैं उसी को बताया जा रहा है। उसी तरीके से जिस समय मोदी जी जो है बनारस में हार रहे थे, 3 बजे के बाद काउंटिंग जो है स्लो कर दिया गया। वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी हो रही है कि काउंटिंग को स्लो कर दिया गया है, रात होने का इंतजार किया जा रहा है। जिस तरीके से नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया गया था, उसी तरीके से यहाँ पे भी कोशिश की आ रही है, जनादेश को जो है चुराने की कोशिश है, डकैती डालने की कोशिश की आ रही है। ऐसा कई चीज़ आया है कि हजारों जो है तृणमूल कांग्रेस के मतपत्र जो है नालियों में पड़े हुए मिले, सीसीटीवी कैमरा बंद पड़े हुए मिले, रात को जो है बाकायदा जो है ट्रकों का ट्रक जो है अंदर घुसड़ने की कोशिश की गई है। ये सारा सोशल मीडिया में सब है, उपलब्ध है, उसको देख लीजिए जा करके। ये रही बात जिस तरह के बात कर रहे थे अभी बीजेपी के प्रवक्ता, तो ये जब पलायन की बात कर रहे थे, पलायन उत्तर प्रदेश और बिहार में पलायन तो सबसे ज़्यादा होता है। सब उसका आंकड़ा उठा कर देख लीजिए, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र में तो गुजरात, ये सब उत्तर प्रदेश बिहार के लोग ही तो जाकर पलायन करते हैं। तो आपकी सरकार तो वहाँ पे भी है पलायन करने वालों की सरकार। दूसरी बात, अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहेंगे आप? जो है उन्नाव के बारे में क्या कहेंगे आप? हाथरस के बारे में क्या कहेंगे? बदायूं के बारे में क्या कहेंगे? निघासन में के बारे में क्या कहेंगे, जहाँ पे गृह राज्य मंत्री का बेटा जो है बाकायदा लोगों को ऊपर ट्रक चला दिया जाता है, उसके बाद उसकी कोई सज़ा नहीं होती है, यहाँ तक कि गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा तक नहीं होता है। कैसी बात करते हैं? चरनी सुई तक कहता तेरे नीचे छेद है। अरे आप लोग अपने पैरे तो खुद के गिरेबान में झांक करके देखिए, गड्ढे ही गड्ढे मिलेंगे आपको। और किस तरीके से इसे हाईजैक किया गया, आप लोगों ने सिर्फ जो है INS विक्रांत नहीं उतारा और राफेल नहीं उतारा, बाकी तो आपने सब कुछ उतार दिया। इलेक्शन कमीशन से लेकर के 3 लाख जो है बाकायदा CRPF से लेकर के सारे मंत्री, सारे विधायक, सारे MP, 18 चीफ मिनिस्टर्स, क्या नहीं किया आप लोगों ने एक महिला से लड़ने के लिए। प्रधानमंत्री वहाँ पे 15 दिन तक जो है पड़े रहे, गृह मंत्री 45 दिन तक वहाँ से हिल नहीं रहे हैं, और फिर उसके बाद घुसपैठी की बात करते हैं। घुसपैठिया की बात इन्होंने कहा पे हरियाणा में, फिर उसके बाद दिल्ली में, उसके बाद जो है उसके बाद जो है महाराष्ट्र में, उसके बाद बिहार में। जैसे चुनाव खत्म होता है घुसपैठिया खत्म हो जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? अभी आप संजय जी को सुन रहे थे, कह रहे हैं वो डकैती आप लोग डाल रहे हैं। देखिए, जावेद कुरैशी का एक शेर है कि हमको अपनी खबर नहीं यारो, तुम जमाने की बात करते हो, दादा को अपने बारे में तो पता कर ले, उनकी लुटिया डोर उठ चुकी है।
ममता दीदी को ये चीज पहले से ही पता थी, इसलिए उन्होंने नाकेबंदी कर दी। क्योंकि जो कानून में एक चीज होती है पेशबंदी, जब कोर्ट में केस फाइल किया जाता है उसमें कहा जाता है पेशबंदी। केस क्या है वो एक अलग कहानी है, पेश क्या करना वो अलग कहानी है। तो ममता दीदी ने पहले ही से पेशबंदी शुरू कर दी थी। सबसे पहले उन्होंने एसआईआर पे आरोप लगाया, फिर वो ममता दीदी सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने वकालत भी करके देख ली। सुप्रीम कोर्ट उनके किसी भी हथकंडे से प्रभावित नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब एसआईआर होगा और उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, चुनाव आयोग पूरी तरह सक्षम है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं साहब जो है हमारे जो वोटरों को लाने से रोका जा रहा है, क्योंकि इनके जो बांग्लादेशी और जो रोहिंग्या सेकुलर वोटर आ रहे थे उनको रोका जा रहा है। फिर अभी जब चुनाव हो गया तो इन्होंने कहा कि नहीं साहब वहां जो जिस जगह वो चुनाव जो ईवीएम मशीनें रखी गई हैं वहां हेराफेरी करी जा रही है, तो उन्होंने अपने लोगों को वहां धरने देने के लिए बैठा दिया। जब ये माननीय सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया कि साहब कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरी तरीके से चुनाव हुआ है। अब इनको ये समस्या आ रही है कि साहब अब हम जनता को क्या जवाब देंगे? जो 15 साल का आज जनता जवाब मांग रही है इनसे। जिस तरह की हत्या, जिस तरह के अपराध वहां पे हुए पिछले 40-50 साल में, वहां पे 70,000 हत्याएं हुई है। 100 हमारे कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई है। पिछले चुनाव में मैं खुद बंगाल गया था, कलकत्ता गया था, वहां पे टैक्सी वाला कह रहा था कि अगर आपने हर 5 मीटर पे अगर आपने सिपाही नहीं खड़ा किया, यहाँ पे सारे ढकाई आ गए, कोई भी किसी की हिम्मत नहीं कि वहां वोट डालने जा सके। जी। आज जब स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव हुआ है जिसमें विदेशी ऑब्जर्वर्स आए, उन्होंने तक ये बात कही है कि साहब बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हुआ है। जहां पे दुर्गा पूजा की परमिशन नहीं दी जा रही थी, वहां पे 5,700 करोड़ रुपया वहां पे मौलानाओं को बांटने के लिए दिया गया है। 1,100 करोड़ इंडस्ट्री के लिए दिया गया और 5,700 करोड़ मौलानाओं के लिए दिया गया है। ये इनका सेकुलरिज्म है। ये इनके ऊपर वहां की जनता ने। ठीक है शरद जी, ठीक है, आपके पास दोबारा वापस लौटेंगे। और वरिष्ठ पत्रकार ऋक सुंदर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋक सुंदर जी, आपने दोनों लोगों को सुना होगा और संजय जी का कहना है कि अभी तो ये रुझान है, इतना बड़ा मार्जिन दिख रहा है, लेकिन अच्छी बात है कि जब तक परिणाम पूरी तरीके से ना आ जाए तो जीत हार का कोई मतलब नहीं होता है उनके लिए, उनके तरफ से यही कहना है। लेकिन क्या लगता है इतने बड़े मार्जिन जो दिखाई दे रहे हैं इसमें भी कुछ बदलाव होगा? जी देखिए नंदिनी जी, मैं सबसे पहले इस प्रोग्राम का शुरुआत में जिस तरह से एक बात आ रहा था कि महिला सुरक्षा, क्या महिलाओं का वोट बढ़ गया है, क्या महिला सुरक्षा के बारे में वो क्या इस बार इशू बन गया बहुत बड़ा? जी हाँ, बिल्कुल महिला सुरक्षा सबसे बड़ा इशू बन गया है। मुझे अगर याद होता है, आप भी पत्रकार हैं, मुझे भी पता है कि लास्ट टाइम 2021 का जब काउंटिंग हो रहा था हल्दिया में, तो मेरा एक पत्रकार कॉलीग जो महिला है बाहर से आई थी, तो उनके ऊपर किस तरह से टीएमसी गूंज का हमला हुआ था वो मुझे अच्छी तरह से याद है। लेकिन घटना ये है, सिर्फ पत्रकार, महिला पत्रकार तो छोड़ दीजिए, जो आम महिला है उनका क्या सुरक्षा है, एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते क्या सुरक्षा उनको दिया जाता है, ये बड़ी मुद्दा है। अभी इसमें अगर हम लोग देखेंगे आरजी कर का इशू, आप समझ लीजिए आरजी कर का इशू को लेकर कितना बड़ा कांड हो गया था। अब उसी आरजे कर में जिसका इस तरह का घटना जिसके साथ हुआ था, इस तरह का वारदात जिस महिला के साथ हुआ था, उनके माताजी आज भाजपा के कैंडिडेट होके खड़ी उतरी है, जिनको प्रचार करने नहीं दिया जा रहा था। अगर हम न्यूट्रली कहें तो देखिए उनका आज क्या रिजल्ट आ रहा है। लोग तो वोट दिए होंगे ना, कोई तो वहां पे लूट मार नहीं किया होगा, क्योंकि वो पॉलिटिशियन भी नहीं है। रत्ना देवनाथ जी का जो उनका जो आंकड़ा है, इसमें देखिए उनका 8 जो काउंटिंग जो चल रहा है, 8 फेज के बाद उनका काउंटिंग अभी भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है उनका है 20,463 वोटों से वो आगे बढ़ चुकी है टीएमसी का जो कैंडिडेट है उनसे। तो ये घटना प्रमाण देता है कि लोग चाहते हैं तो बदलाव क्यों चाहते हैं? उसका बड़ा कारण है महिला सुरक्षा को लेकर इतना बड़ा बदलाव, जो कि एक आम महिला जो कि अपना बेटी के साथ जो व्यवहार किया गया है, दुर्व्यवहार करके उनको जो मौत का घाट उतार दिया गया, फिर उनके साथ जो बेरहमी से अत्याचार किया गया है, तो उनका विरोध में वो अकेले उतरी है और उनके साथ साथ इनको इतना बड़ा वोट मिल गया। वो कोई पॉलिटिशियन नहीं है। तो ये प्रमाण कि पश्चिम बंगाल की महिलाएं सबसे पहले उतर के आई है रास्ते पे। महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा बात है पश्चिम बंगाल में, और भी कई सारे इशूज है जिसको लेके हम लोग चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आम मुद्दा महिला का सुरक्षा इशू बहुत बड़ा इशू हो गया था इस बार। जी नंदिनी जी।
जी बिल्कुल संजय जी, देखिए रिक सुंदर जी का भी यही कहना है कि महिला सुरक्षा को लेकर वहां पर ये बड़ा मुद्दा बना है, क्या कहना चाहेंगे आप? महिला सुरक्षा का अगर मुद्दा है तो एनसीआरबी का जरा डेटा उठा करके देख लीजिए। एनसीआरबी का डेटा के अनुसार जो है टॉप 10 राज्यों में हत्या, बलात्कार, दलितों पे अत्याचार, महिला पे जो है अत्याचार से लेकर के ये सारी चीज़ें जो है ये टॉप 10 राज्यों में आपका बंगाल कहीं नहीं आता। बलात्कार के मामले में मध्य प्रदेश आगे है, बाकी जिस जगहों में उत्तर प्रदेश आगे है, और 9-10 राज्यों में से 9 राज्य बीजेपी के हैं, एक राज्य केवल झारखंड का है। तो हमारे तो होता ही नहीं यहाँ पे इस टाइप का। आप एक घटना को जो है हाईलाइट कर रहे हो तो फिर अंकिता भंडारी के बारे में कुछ बात करता है, ये कुछ जो है आप जो एक महिला वो भी जो है नर्स थी जो उसी समय आरजी के घटना के समय महाराष्ट्र में हुआ था, उस महिला का तो वो तो सिंगल मदर थी, उसके साथ जो है गैंगरेप होता है, उसको क्यों नहीं उठाया आप लोग, मुद्दा क्यों नहीं उठाते? आप उसके बारे में बात ही नहीं करते, आप उन्नाव के बारे में बात ही नहीं करते, आप हाथरस के बारे में बात ही नहीं करते। आप लोग इसके बारे में क्यों नहीं बात करते? आप आरजी के बारे में केवल क्यों बात करते हैं? आप महिलाओं के बारे में बात करिए तो सबके बारे में बात करिए। आरजी की घटना के बारे में मैंने जिस समय डिबेट हुआ था इसके बारे में मैंने बाकायदा अप्लाइज किया था और मैंने उसे कहा था कि महिला कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, हम पहले हिंदुस्तानी हैं और ये जो घटना हुई ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम लोग उस पर राजनीति नहीं करते, हम उस पर राजनीति करना नहीं चाहते, लेकिन आप लोग राजनीति करते हैं। आप लोग उसको जो है भुलाने की कोशिश करते हैं। केवल एक बार जो है 2019 में आपके दुर्गा पूजा के समय, विसर्जन के समय, उस समय मोमडन का भी त्यौहार पड़ गया था, तो उसको केवल एक दिन के लिए केवल रोका गया था, टाला गया था। और उस घटना को लेकर पिछले 6 साल से लगातार दुर्गा पूजा होने नहीं दिया था, दुर्गा पूजा होने। अरे भाई, दुर्गा पूजा वहाँ पे सबसे ज़्यादा, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा दुर्गा पूजा होती है। और आपको पता होना चाहिए कि ममता बनर्जी हर दुर्गा पूजा के पंडाल को लगभग 70,000 रुपये जो है डोनेशन देती है। पिछले 60,000 था, इस बार 70,000 कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात जो है टीएमसी की, जिस समय आपके इनकी, और ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर देखिए 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव की मतगणना जारी है। बंगाल में बीजेपी 195 सीटों पर आगे चल रही है। और बात की जाए तो टीएमसी भी देखिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर कई सारे रुझान सामने आ रहे हैं। वहीं अगर हम असम की बात करते हैं तो देखिए उसके भी रुझान अब सामने आ चुके हैं और कांग्रेस 19 सीटों पर आगे चल रही है और 27 सीटों पर देखिए केरल जो है, केरलम की अगर हम बात करें तो कांग्रेस यहाँ पर आगे चल रही है और 36 जीत चुकी है। तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे देखिए धीरे धीरे अब साफ होते ही जा रहे हैं। वहीं बंगाल की बात करें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। तो 4 भारतीय जनता पार्टी की जीत देखिए यहाँ पर सामने आ चुकी है। रुझानों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि देखिए धीरे धीरे साफ जो तस्वीरें हैं वो तो होती जा रही हैं। वहीं अगर हम बात कर ले तो ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि भाजपा 194 पर और टीएमसी 87 सीटों पर आगे चल रही है। भाजपा 4 सीट जीत गई है और 1 सीट टीएमसी के खाते में आई है। वहीं भवानीपुर में ममता बनर्जी भाजपा कैंडिडेट शुभेंदु अधिकारी से करीब 7,000 वोटों से आगे चल रही हैं। दोनों काउंटिंग सेंटर पर पहुंचे हैं जहां पर भारी फोर्स तैनात है। तो ये धीरे धीरे देखिए तस्वीरें साफ होती जा रही हैं और पल पल की अपडेट भारत समाचार आप तक पहुंचा रहा है। तो हमारे तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं और शरद जी देखिए भारतीय जनता पार्टी अभी भी आगे चल रही है और संजय जी की तरफ से तमाम बड़ी बातें भी कही जा रही हैं कि आप सिर्फ महिला सुरक्षा की अगर बात करते हैं तो सिर्फ बंगाल की क्यों बात करते हैं, तमाम राज्यों की और भी बहुत सारी उन्होंने घटनाओं का जिक्र भी किया है। देखिए उत्तर प्रदेश में इसलिए आपको ज्यादा लग रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में एफआईआर ईमेल से, फेसबुक से, ट्विटर से और इंस्टाग्राम से भी एफआईआर लिखे गए हैं। वहां एक आध केस में तो एफआईआर लिखा जाता है, वहां किसी की जो बोल नहीं सकता बंगाल में, वहां पे कोई पुलिस का अफसर है जो वहां एफआईआर लिखेगा, उसकी हिम्मत है, उसकी नौकरी चली जाएगी। जहां जजेस को हिरासत में लिया गया है वहां के माननीय कार्यकर्ताओं ने उनको बचाने में ईडी छोटू का जोर लगा दिया गया। जहां आईपैक की रेड में ईडी के अफसरों को बंदी बनाया गया,
वहां वो एफआईआर कोई महिला एफआईआर लिखा सकती है? आरजी कार में, मुर्शिदाबाद में और जो संदेश खाली में, वहां इतना जन आक्रोश हुआ कि इनको मजबूरन एफआईआर लिखना पड़ा। आरजी कार में मजबूरन एफआईआर लिखना पड़ा, जहां पे जुडिशियल ऑफिसर्स को आईपैक में डीजी आए थे, ममता दीदी के साथ वहां के डीजी आए थे, उन्होंने ईडी के अफसरों को हिरासत में लिया। उसके बाद केंद्र सरकार को इंटरवीन करना पड़ा, सेंट्रल फोर्सेस को भेजना पड़े अपने अफसरों को बचाने के लिए, जहां जजेस को बचाने के लिए वहां के हाई कोर्ट जज जो है वो केंद्र में सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से वो भीख मांग रहे, कह रहे साहब हमारे जो जुडिशियल ऑफिसर्स को बचा लीजिए, वो जिंदा नहीं बचेंगे। वहां एफआईआर लिखने की हिम्मत किसकी है? शरद जी, संजय जी कुछ कहना चाहते हैं, जी बोलिए। इनको फिर से पूछ लीजिए, बाबा राम रहीम इनके कौन लगते हैं? 15 बार पेरोल और फिरोल में बाहर आते, जैसे चुनाव होता है वो चुनाव बाहर आ जाते हैं। आसाराम बापू जो वह बलात्कारी थे, उनको जो है बाकायदा वीआईपी दर्शन कराया जाता है बनारस में ले आके। बिल्किस बानो, उनको जो है उनके जो है बलात्कारी जो भी बाहर आते हैं उनको बाकायदा फूल मालाएं पहनाई जाती है। उसके बाद जो है बनारस के जो इनके आईटी सेल के इंसान लोग थे, वो बाकायदा बीएचयू के अंदर बलात्कार करते हैं। उसके बाद बलात्कार करने के बाद 2 महीने तक मध्य प्रदेश में जाकर के वो चुनाव की रैली कर रहे होते हैं, और उसके बाद जब आते गिरफ्तार होते हैं उनको जो है बाकायदा जुलूस की तरह बाहर निकाला जाता है। सुन लीजिए, और भी बता रहा हूँ, ब्रिजभूषण शरण सिंह के बारे में क्या करें? पॉक्सो एक्ट लगा था, आज तक कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। अरे इंटरनेशनल महिलाएं थी, वो बाकायदा उन्होंने अपना मेडल जो है प्रधानमंत्री के निवास स्थान में जाकर रख दिया, क्या हुआ उसके बारे में? संजय जी, आप तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन आज के इन रुझानों की बात कर लेते हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या वाकई में बंगाल की जनता बदलाव चाहती है? देखिए, पहली बात मैं फिर बोल रहा हूँ, रिजल्ट आने दीजिए। रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, आएंगे बिल्कुल। ये शाम होने का इंतजार किया जा रहा है। अरे नहीं, कैसे आएंगे? अरे हमको 2021 की घटना के बारे में अच्छी तरीके से याद है। दोपहर 3 बजे तक जो है आधे से ज़्यादा रिजल्ट आ चुके थे, 176 रिजल्ट आ चुके थे 2021 में। लोकसभा के चुनाव में जो है 2 बजे के बाद से रिजल्ट आने शुरू हो गए थे, और विधानसभा के चुनाव में नहीं रिजल्ट आ रहे। ताज्जुब की बात है, हद हो गई है, केवल 5 रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है रिक सुंदर जी, अभी आप 8.5 घंटा हो चुका है, आपके पास दोबारा वापस इसका मतलब जो है आप जो है रात होने का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है रिक सुंदर जी, अभी आप संजय जी को सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि और भी अभी टाइम है, अभी रिजल्ट पूरी तरीके से आ जाए उसका वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये बदलाव देखा जा रहा है, क्या लगता है कौन सी सबसे बड़ी फैक्टर यहाँ पर रही है? चाहे हम बीजेपी की बात करें और उसकी जीत के लिए कहा जा सकता है, जिस तरीके से जो तस्वीरें अभी सामने आ रही हैं, फिलहाल संजय जी का यही कहना है कि अभी और इंतजार करते हैं। टीएमसी के लिए क्या फैक्टर यहाँ पर मायने रखा है, क्या आपको लगता है? देखिए, टीएमसी के लिए काफी सारे मुद्दे जो कि ग्राउंड लेवल पर आम लोगों का जो समस्या है उसको किस तरह से निपटाया जाए, समस्या को बढ़ने से किस तरह से रोका जाए, ये एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन ग्राउंड लेवल पे जिस तरह से काम करना चाहिए, ग्राउंड के जितने भी पॉलिटिकल वर्कर्स है वो अपना जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज वो तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ लोगों के पास कितना जाके लोगों के साथ जुड़ रहे हैं वो भी एक फैक्टर होता है। उसके संग में कई सारे मुद्दे जो आया है एक के बाद एक, उसमें हम लोग देख सकते हैं कई सारे करप्शन रिलेटेड केसेस सामने आया था, भाजपा की तरफ से कई सारे एलिगेशन लाया गया था। तो उस हिसाब से ये सारी चीज मीडिया में एक के बाद एक आया है। और उसके संग में अगर हम लोग देखेंगे कि एक ये नॉन एम्प्लॉयमेंट का इश्यूज और टीचर्स का जो मामला था, जो कि एसएससी स्कैम से लेकर कई सारे दूसरे मुद्दे थे, ये सारे चीज थोड़ा बहुत इफेक्ट दिया है। जो कि शिक्षक समाज में जो एक वोटिंग का प्रयास रहता है, सरकार की तरफ में एक वोटिंग होता है, वो वोटिंग भी थोड़ा बहुत पोलराइज्ड हो गया है। अगर हम लोग माइनॉरिटी वोट्स के बारे में बात करेंगे तो वो वोट भी थोड़ा बहुत दूसरे जितने एमएम का हो या दूसरा आईएसएफ का हो और हुमायूं कबीर जैसे इनका भी जो नया नया दल गठन करने का जो प्रयास, इसमें ये एक इफेक्ट डाला है कि माइनॉरिटी वोट भी उसमें थोड़ा बहुत पोलराइज्ड हो गया है। इस तरह से कुछ वोटिंग हम लोग देख सकते हैं पोलराइज होके गया है। लेकिन ज्यादातर जो वोटिंग है कि आम लोगों का जो वोट है जी, रिक सुंदर जी, हम आपको रोकना चाहेंगे और जानना चाहेंगे वोट बैंकों की अगर हम बात करें तो सेंधमारी हुई है क्या? क्या लगता है जो अभी रुझान सामने आ रहे हैं जिस तरीके से? जी नहीं, इस तरह का घटना देखिए, अगर हम लोग बोलेंगे कि ईवीएम में कोई साजिश चल रहा है या ईवीएम का जो सिस्टम है उसमें कुछ गड़बड़ चल रहा है,
ये एकदम ना होने के बराबर है, क्योंकि वोटिंग का जो प्रोसेस था वो बहुत ही हाई सिक्योरिटी एरिया में, क्योंकि और इस बार काउंटिंग जहां पे चल रहा है, हर काउंटिंग सेंटर के अंदर मीडिया कैमरा से लेकर मीडिया का भी एंट्री बहुत ही सख्त रूप से दिखा जा रहा है। बहुत ही सिलेक्टेड गिने चुने लोग जा रहे हैं और सारे दल के लोग ही वहां पे मौजूद है अंदर, जो लोग काउंटिंग एजेंट है। तो उस हिसाब से इस तरह का कोई सेटअप वहां पे करना बहुत ही नामुमकिन है, क्योंकि सारे लोग देख चुके हैं कि ईवीएम कंप्लीट वोटिंग होने के बाद किस तरह से स्ट्रांग रूम में आया और उसको कड़ी निगरानी में रखा गया था। ऐसा कि ममता बनर्जी भी खुद काउंटिंग हॉल जहाँ पे स्ट्रांग रूम है वहां पे खुद चेक करने गई थी, 4-5 घंटे वहां पे बिता कर आए हैं। तो उस हिसाब से सिस्टम सारे अपना जो इंटेक्ट सिस्टम रहता है वो है। और इलेक्शन कमीशन भी नजर रख रहे हैं किस तरह से जल्दी जल्दी इसको किया जाए ताकि गड़बड़ी भी ना हो और जल्द से ही ये कंप्लीट हो जाए। तो थोड़ा प्रोसेस में डिलेज है, लेकिन धीरे धीरे रिजल्ट भी आ रहा है। जी बिल्कुल। शरद जी, आपका एक छोटा सा कमेंट चाहेंगे जल्दी से? देखिए, आपको बधाई, पूरे मेरे सारे पैनलिस्ट को बधाई है कि आज जो बंगाल जो पूरे भारत से बिछड़ गया था, आज वो वापस अपनी उस ऊंचाई पे आने जा रहा है जिस ऊंचाई पे वो पहले था। जो उसने भारत के उत्थान में जो उसका हक था, जो उसका रोल था, वो वापस उसमें आने जा रहा है। ठीक है संजय जी, मात बच्ची की बात कर ले, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रही और इसके बाद झालमुड़ी की अगर हम बात करें, बहुत ही ज़्यादा उसकी भी चर्चा हुई है। लेकिन अभी भी आपको क्या लगता है किस तरफ ये पूरा रुक जा रहा है, और अगर वाकई में अगर वेस्ट बंगाल की जनता बदलाव चाहती है तो क्या उसे टीएमसी स्वीकार करेगी? देखिए, पहली बात फिर मैं बोल रहा हूँ कि एसआईआर के मुद्दे पे जब 27 लाख वोट काटे गए, एक विधानसभा के इलेक्शन में 27 लाख वोट बहुत बड़ा मायने रखता है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। करीब 67 अधिकारी ऐसे थे जिनके वोट नहीं थे। ताज्जुब की बात है, वो इलेक्शन करा रहे थे और 67 अधिकारी जिनके खुद के वोट नहीं थे। आप सोचिए किस तरीके से एसआईआर हुआ है कि 4 बेटे हैं, उसके बाप नहीं है, बाप जबकि जिंदा है, उसके भी कागज़ गए थे लेकिन उनका वोट नहीं आया। अरे आपने महाभारत में एक धृतराष्ट्र सुना होगा, यहाँ पे तो सैकड़ों धृतराष्ट्र निकले, एक एक बाप के जो है 100-100, 150 जो है उसके बेटे निकले। ये इस तरीके से एसआईआर हुआ है। तो ये जो मुद्दा है ये बता हमेशा रहेगा। ये एसआईआर जो है अगर बंगाल में हुआ तो आसाम में क्यों नहीं हुआ? आसाम में भी तो होना चाहिए था, चुनाव तो आसाम में भी हुआ, तो आसाम में एसआईआर क्यों नहीं हुआ? आसाम में होना चाहिए था। ताज्जुब की बात है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि 508 अधिकारी टोटल 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में बदलाव हुए, उसमें 4 आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भारत समाचार से जुड़ने के लिए। और लगातार देखिए रुझान सामने आ रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा ये बदलाव देखा जा रहा है। तमाम अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। हम सेंचुरी पार कर दिया, इसके लिए बीजेपी डर गया और जो डर गया वो मर गया।